अभी ये जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ, इसके अंदर हमारी जो पार्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी और 9 की 9 सीटों को हम जीतने वाले थे। परंतु क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने जो चुनाव आयोग है उसका दुरुपयोग करके, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके हमें चुनाव को जबरदस्ती हरवाया है। इस पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़ा समाज जिसे भारत के आज़ाद भारत के अंदर अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, उस नारे का तोड़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नहीं मिला। तो वो इस तरीके के बेगढ़ंत बयानबाजी करके, बेकार की बात करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आजकल मैं योगी जी के बहुत सारे बयान सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे। वो अजीब अजीब तरीके के बयान करते हैं। ना तो एक साधु की लैंग्वेज हो सकती और ना ही एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री की लैंग्वेज हो सकती। तो ये जो सांप्रदायिक चेहरा उन लोगों ने चढ़ाया हुआ है, ये अपने आप में देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई सांप्रदायिकता खराब नहीं होने वाली है, कोई जातिगत हिंसा नहीं होने वाली है। अगर एक नेता, राहुल गांधी जी तो सदन के नेता है, अखिलेश यादव जी तो सदन के नेता हैं, अगर इन लोगों को ही इनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए सरकार इनसे कितना डरी हुई है। और आज ये डर है, यही संभल की घटना आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। क्योंकि संभल की घटना के बाद जिस तरीके से वो धार्मिक लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बनारस की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं, जो सारी बातें आज कहीं ना कहीं से निकल के आ रही हैं, जुडिशरी की तरफ से आ रही हैं, या हर जगह मस्जिद मंदिर कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। और आप देख भी रहे होंगे हर चुनाव के अंदर अब नौजवान खड़ा होके अपने बूथ पे जाके वोट डालने का काम कर रहा है। आज भारत के अंदर इन्होंने सारे जितने सरकारी यंत्र हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आरक्षित, जहाँ पे आरक्षण के नाम से हमारे लोगों को, जिन लोगों को सदियों से कोई ताकत नहीं मिल पाई, वो बेचारे नौकरियों में जाके, वो चाहे जल्द दलित हों चाहे वो पिछड़े हों, वो आज नौकरियों में जाते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, इन्होंने आपका आईटीसी बेच दिया, इन्होंने आपका एलआईसी बेच दिया, इन्होंने आपका एयरपोर्ट बेच दिया। किन्ने बेच दिया? अपने दोस्तों को। तो अभी अभी कुछ समय पहले यूपी में चुनाव हुए, 9 सीटों पे उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में गड़बड़ियां हुई, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। और साथ साथ ये भी कहा कि उन चुनाव में से जो गड़बड़ियां हुई हैं उनमें से ध्यान भटकाने के लिए जो संभल में हुआ है, सब कुछ एक रणनीति के तहत हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती साहब हैं, उनसे इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक। धन्यवाद और नमस्कार आपके दर्शकों को। तो सर, ऐसी क्या वजह है कि जब भी आप लोग चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसका जो ठीकरा है आप ईवीएम पे, भाजपा पे लगाते हैं, ना कि आप अपनी कमियों पे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये बात सही नहीं है। 2024 का रिजल्ट आया लोकसभा का, 37 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने का तमगा समाजवादी पार्टी को मिला। अभी ये जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ, इसके अंदर हमारी जो पार्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी और 9 की 9 सीटों को हम जीतने वाले थे। परंतु क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने जो चुनाव आयोग है उसका दुरुपयोग करके, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके हमें चुनाव को जबरदस्ती हरवाया है। इसके लिए मैं इसलिए कहूँगा आपको, बार बार आप देख रहे होंगे मीरापुर के अंदर महिलाएं दरोगा की बंदूक के सामने खड़े होकर अपने वोट डालने की बात कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि मुस्लिमों की बस्तियों पे, दलितों की बस्तियों पे बैरियर लगा के, एक जगह नहीं 9 की 9 जगह उन्होंने हमारे वोटर को रोकने का काम किया। ये अलोकतांत्रिक बात है। तो ये जो पुलिस का जो रवैया था, ये सिर्फ और सिर्फ शासन के कहने से था। तो इसके लिए ये कहना कि हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अगर ये स्वतंत्र बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होता तो हम इतनी भारी मतों से चुनाव जीतते कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशियों की तो जमानतें भी जब्त होती। लेकिन जो योगी जी हैं वो तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आप लोग जातियों में समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। हमने नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं, और इस आधार पे चुनाव जीते हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए, योगी जी का ये कहना एक हैं तो सेफ हैं। आज अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रमित जातियों के नाम पे किसी ने किया है, वो आरएसएस है, वो भारतीय जनता पार्टी है, इनका दल है खुद का। आज धर्म के नाम पे अगर किसी ने दंगा करके लोगों को बांटने का काम किया, वो ये लोग हैं। तो अगर ये लोग ये बात बोलते हैं कि ये हम करना चाहते हैं और एक हैं तो सेफ हैं, कौन एक है? किन लोगों को एक करने की बात कर रहे हैं? अडानी अंबानी को?
वो किन लोगों की बात करते हैं? जब आप धर्म के नाम पे तो हिंदू मुसलमान करते हो, तो वहाँ तो आपकी ये विचारधारा काम नहीं करती है, एक हैं तो सेफ हैं। अगर आप एक हैं तो सेफ है की बात करते हैं, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को एक होना चाहिए, जब वो सेफ होगा भारत सेफ होगा। लेकिन आप कुछ जातियों को भ्रमित करके, कुछ धर्म के लोगों को भ्रमित करके इस तरीके के नारा देते हो। और ये नारा भी क्यों आया, मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर को बताना चाहता हूँ। हमने एक नारा दिया 2022 के चुनाव में, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और वो अगड़ा समाज जिसे भारत के आज़ाद भारत के अंदर अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, उस नारे का तोड़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नहीं मिला। तो वो इस तरीके के बेगढ़ंत बयानबाजी करके, बेकार की बात करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आजकल मैं योगी जी के बहुत सारे बयान सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे, वो अजीब अजीब तरीके के बयान करते हैं। ना तो एक साधु की लैंग्वेज हो सकती और ना ही एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री की लैंग्वेज हो सकती। तो ये जो सांप्रदायिक चेहरा उन लोगों ने चढ़ाया हुआ है, ये अपने आप में देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन माता प्रसाद पांडे को जो है सदन में नेता बनाया गया, तो इस पे तो कई लोगों ने, आलोचकों ने कहा कि जो पीडीए का जो ये शॉर्ट नेम है वो पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा पीडीए है लोगों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने का कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो किसी भी जाति में और किसी भी धर्म में कोई भेद नहीं करते। वो सभी धर्म के लोगों को, तमाम जातियों के लोगों को साथ लेके चलते हैं। अगर आप ये बात करेंगे कि माता प्रसाद पांडे जी को वहाँ का सदन का नेता बनाया गया है, तो मेरठ के अंदर दलित को एक चुनाव जनरल सीट पर लोकसभा का लड़ाया गया है, ऐसा नहीं है। आज हमारी पार्टी के अंदर दलित भी, अल्पसंख्यक भी, पिछड़ा भी, मैंने ए के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगड़ा भी है, देश की आधी आबादी भी है जिसके हिस्से की बात हम करते हैं, लगातार अखिलेश यादव करते हैं। तो हम उन तमाम लोगों को हिस्सादारी दिलाना चाहते हैं जिन लोगों को वास्तव में देश के अंदर उनके हक मिलने चाहिए। माता प्रसाद पांडे जी की बात रही, माता प्रसाद पांडे जी हमारी पार्टी के पुराने नेता हैं, और आज माता प्रसाद पांडे जी सदन के अंदर इन लोगों की जो वैचारिक जो भ्रांतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उसका एक टुक जवाब देके उनका मुंह बंद करने का काम कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव जी की उसके अंदर एक सोच थी कि इन लोगों को एक ऐसा दमदार आदमी मिले, जवाब देने वाला, जो संवैधानिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे खड़ा होकर इन लोगों को जवाब दे सके। इसीलिए माता प्रसाद पांडे जी को शायद मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पे बैठाने का काम किया। भारती जी, संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से कई लोग वहां जाना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पे जो है राहुल गांधी को, अखिलेश यादव और भी तमाम कई नेता जो हैं वहां जाना चाहते हैं, और लेकिन किसी को भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, ऐसा है, ये सरकार का पूरी तरह फेल होना है। संभल के नाम पे लोगों को, मुझे भी रोका गया है, राहुल गांधी जी को भी रोका गया, अखिलेश यादव जी को भी रोका गया, तमाम नेताओं को, चाहे छोटे हों, बड़े हों, कोई भी दल के हों, सामाजिक दल के लोग हों, वो इसलिए वहाँ जाने नहीं देना चाहते क्योंकि जो पुलिस की क्रूरता वहाँ लोगों के साथ हुई है। अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जेल के अंदर मिला था, और जब उन लोगों ने जेल से बाहर निकल के बताया कि उनकी पीठ के ऊपर इतने सारे निशान हैं कि उनकी गिनती करना भारी है, वहाँ के जेलर को, अधीक्षक को, वहाँ के जेल के बड़े स्टाफ को उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया, कुछ को तो निलंबित करने की वो बात कर रहे हैं। तो उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, और सिर्फ लोगों को इसलिए उनसे मिलने नहीं देना चाहते। अभी मैं परसों खुद नोएडा में एक गांव में हमारे एक साथी को, कमल था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जब मैं नोएडा की तरफ गया तो मुझे पुलिस ने नोएडा बॉर्डर पे रोक लिया और मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। मैंने सवाल किया वहाँ कि भाई, आप मुझे मेरे परिवार के, पीड़ित परिवार से मिलने सिर्फ इस बात पे नहीं जाने देना चाह रहे क्योंकि मैं उनकी हकीकत जान लूँ कि आपने एक महीने के अंदर उसके अंदर कार्रवाई क्या की है। तो आप इस तरीके की चीज़ों को छुपाने के लिए, इस तरीके की चीज़ों को दबाने के लिए हम लोगों को वहाँ रोकते हैं। कोई सांप्रदायिकता खराब नहीं होने वाली है, कोई जातिगत हिंसा नहीं होने वाली है। अगर एक नेता, राहुल गांधी जी तो सदन के नेता है, अखिलेश यादव जी तो सदन के नेता हैं, अगर इन लोगों को ही इनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए सरकार इनसे कितना डरी हुई है। और आज ये डर है, यही संभल की घटना आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी, क्योंकि संभल की घटना के बाद जिस तरीके से वो धार्मिक लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बनारस की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं, जो सारी बातें आज कहीं ना कहीं से निकल के आ रही हैं, जुडिशरी की तरफ से आ रही हैं, या हर जगह मस्जिद मंदिर कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। और आप देख भी रहे होंगे हर चुनाव के अंदर अब नौजवान खड़ा होके
अपने बूथ पे जाके वोट डालने का काम कर रहा है। पहले नौजवान इस गर्मजोशी के साथ कभी वोटिंग नहीं करता था, क्योंकि आज नौजवान को बेरोजगारी का दर्द झेलना पड़ रहा है। आज एक गांव के अंदर अगर 100 लोग हैं तो उनमें 100 के 100 लोग बेरोजगार हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। इसीलिए वो लोग अपने वोट के अधिकार को और अपने वोट की ताकत को दिखा के इस सरकार को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रोपगंडे रचने का काम कर रही है। सर, पहले जब किसी को शिव को ढूंढना होता था, भगवान शिव को, तो वो कैलाश की यात्रा पे जाते थे। आजकल मस्जिदों के नीचे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये कोई भगवान को नहीं ढूंढ रहे, भगवान सबके अंदर है। मैं भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानने वाला हूँ, मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो गंगा पे जाके कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं, गंगा तो आपके अंदर है। और उन्होंने अपनी कटौती में गंगा को दिखाने का भी काम किया है। आज ये लोग सिर्फ उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं, इस तरीके के माहौल को खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहाँ से आए? गुजरात से। उनका जब वो चुनाव में 2014 में आया, उनका हिंदुत्व का चेहरा कैसे बना? कि उन्होंने गुजरात के अंदर एक सांप्रदायिक दंगा कराया और उसके अंदर कुछ लोगों की मदद की और कुछ लोगों की मुखालफत की। यही तो था उनका। आज यही योगी जी चाहते हैं कि मैं उसी वाले जो पैटर्न से प्रधानमंत्री जी यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र थोड़े दिनों बाद पूरी होने वाली है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री का विकल्प चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को। तो वो अब उसे योगी जी के रूप में, शायद मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत वो है पार्टी से हटके, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अब उन्हें योगी जी को इस रास्ते से यहाँ लाना चाहते हैं। और ये लड़ाई संभल की नहीं है, ये लड़ाई बनारस की नहीं है, ये लड़ाई आगरा की और मथुरा की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली की राजगद्दी पे पहुंचने की है। बस मुझे तो इतना अपने आप से लगता है, बाकी आपके दर्शक सब समझदार। मोदी जी या योगी जी वो तो यही कह रहे हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है, इसीलिए बार बार जो है बीजेपी आ रही है। आप ये बताइए, सब में मुसलमान नहीं आता क्या? सब में दलित नहीं आता क्या? सब में पिछड़ी जाति के लोग नहीं आते क्या? आज जब कमल की हत्या हो जाती है, वहाँ बुलडोजर नहीं चलता और एक बिना बात के लोगों के घरों पे बुलडोजर चला देती है सरकार, क्या उसके अंदर आप जातिगत तौर पे आप उसका दोहरीकरण नहीं करते? आज आप सबका साथ सबका विकास का ढकोसला बनते हो, ढकोसला करते हो, और उसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं। आज सबका साथ सबका विकास का नारा देके आप सबका सर्वनाश करने पे तुले हुए हो। आज भारत के अंदर इन्होंने सारे जितने सरकारी यंत्र हैं, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आरक्षित, जहाँ पे आरक्षण के नाम से हमारे लोगों को, जिन लोगों को सदियों से कोई ताकत नहीं मिल पाई, वो बेचारे नौकरियों में जाके, वो चाहे दलित हों चाहे वो पिछड़े हों, वो आज नौकरियों में जाते हैं। इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, इन्होंने आपका आईटीसी बेच दिया, इन्होंने आपका एलआईसी बेच दिया, इन्होंने आपका एयरपोर्ट बेच दिया। किन्ने बेच दिया? अपने दोस्तों को। तो आज उसके अंदर नुकसान किसका हो रहा है? जहाँ पहले 50,000 रुपये तनख्वाह पाके एक आदमी अपने घर का पालन पोषण करता था, आज वहाँ वो 5,000 10,000 रुपये पर नौकरी करने को मजबूर है। एक आदमी को अमीर बनाने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए आपने कितने हजारों लोगों को गरीब बना के रख दिया। ये बात देश की जनता को समझनी चाहिए, आपके चैनल के दर्शकों को समझनी चाहिए। आज देश के हालात किस कदर ख़राब हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि आप, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, इसलिए मेरी बात ना सुने, आप इसलिए मेरी बात सुने कि देश के हालात ऐसे हैं या नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। आप किसी भी, ये बोलते हैं नितिन गडकरी जी ये बोलते हैं कि हमने विकास किया देश के अंदर, सारी जगह पूरे भारत के अंदर हमने बड़े बड़े वो बना दिया, हाईवे बना दिए। आप दिल्ली के किसी, आप दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली से 30 किलोमीटर पूरे दिल्ली में कहीं बाहर निकलिए, बाहर निकलते ही हाईवे के नाम पे आपको टोल का झोल मिलेगा। है ऐसा? आप 20 किलोमीटर और आगे चलिए, आपको टोल मिलेगा। किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी जिले से आप बाहर निकलिए, उन्होंने एक ऐसा जाल बुन दिया लोगों के लिए कि आप जैसे ही अपने जिले से बाहर निकलोगे तो आपको टोल देना पड़ेगा। तो ये जो इस तरीके, ये व्यापार है, ये विकास नहीं है। आपने विकास के नाम पे अपना व्यापार किया, अपने व्यापारी साथियों को, जो पहले लाला फैक्ट्रियां बनाते थे, जो लाला पहले सरकार से ज़मीन अलॉटमेंट करा के अपने क्या नाम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते थे, बड़ा पैसा लेके फैक्ट्रियां लगाते थे, उन सब लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बनाना बंद कर दिया और वो सब लोग रोड बनाने पे लग गए। आप कंपनियां उठा के देख लीजिए, भारत के अंदर कौन सी कंपनियां बना रही हैं? सब नितिन गडकरी के जो चहते लोग हैं, उनकी कंपनियां वो रोड बना रही हैं और अपना टोल लगा रही हैं। तो ये विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है देश के अंदर, और ये देश की जनता समझने लगी है। और उसी का रिजल्ट है कि 37 सीट उत्तर प्रदेश में हम जीत के आए। और आने वाले समय में भी आप निश्चित हो जाइए, मैं निश्चित हूँ कि आने वाले समय में भी हमारा नौजवान, हमारा युवा
हमारी माताएं बहनें, हमारे जो समझदार लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को जानते हैं, वो तमाम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए, देश के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार पीडीए के नारे के साथ खड़े होंगे। और निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की भी सरकार में हम अपना बदलाव करेंगे और दिल्ली में भी हम मजबूत तरीके से अपनी बात को रखने का काम करेंगे। आपने हमसे बात की भारती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर राहुल भारती, और किस प्रकार से इन्होंने भाजपा पे हमला बोला कि सबका साथ और सबका विकास नहीं, ये सबका विनाश हो रहा है। ये इनका ऐसा आरोप है कि भाजपा जो है वो विकास नहीं कर रही है। क्या सब में मुसलमान और दलित नहीं आते जिनको कि संविधान अधिकार देता है? क्या है आपकी राय? इस छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।